दोस्तों आज है 14 अक्टूबर 2023 और फ़लस्तीनी ग्रुप हमास और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले क्लैशेस को पूरा एक हफ़्ता गुजर चुका है और अब तक की इतलात के मुताबिक दोनों तरफ के डेथ टोल्स 3,000 और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 5,000 से भी तजावज़ कर चुकी है। दोस्तों इन क्लैशेस की शुरुआत से जहां हमास के मिलिटेंट्स इसराइल में ज़मीनी, समुद्री और पैराग्लाइडिंग के ज़रिए फ़िज़ा से दाखिल होकर कई इसराइलियों को हलाक करके और कईयों को हॉस्टेज बनाकर वापस गाज़ा में ले जाते हैं। वहीं साथ ही गाज़ा की हदूद से 5,000 के लगभग रॉकेट हमास की तरफ से गाज़ा से इसराइल के साबका दारुल खिलाफा और सबसे बड़े शहर तल अबीब और उसके गिरदोनवाह पर फायर किए जाते हैं, जिनमें से कुछ इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देते हुए अपने टारगेट पर जाकर लगते हैं और बाकी उसी डिफेंस सिस्टम का निशाना बनते हैं और फ़िज़ा में ही इसराइल उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों इस वेल प्लान्ड और सरप्राइजिंग अटैक से बौखला कर इसराइल भी जवाबन अपनी 3 लाख के करीब रिज़र्व फ़ौज गाज़ा के बॉर्डर पर ले आया और साथ ही उसने अपने अपाची हेलीकॉप्टरों से गाज़ा पर बमबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई। गाज़ा में कई बेगुनाह फ़लस्तीनी मुसलमान, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है, वो शहीद हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हमास के ख़िलाफ़ ऑफिशियल जंग डिक्लेयर कर दी है और हमास को भयानक अंजाम की चेतावनी दी है। जवाब में हमास भी गाज़ा पर इसराइल के हर एक हमले के नतीजे में उसे एक हॉस्टेज की लाश तोहफ़े में भेजने की धमकी देता है। दोस्तों अब तक इसराइल गाज़ा पर अनगिनत बम गिरा चुका है, जिसमें वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले इंसानियत सोज़ फास्फोरस बम भी शामिल हैं। विर्स गाज़ा स्ट्रिप, जो कि महज एक 7 बाई 40 किलोमीटर की पट्टी नुमा इलाका है और जिसमें 22 लाख के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान इंतहाई कसमपुरसी की हालत में इसराइल के रहमो करम पर रहते हैं। ये इलाका दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले इलाकों में शामिल होता है, जहाँ फ़ी किलोमीटर बसने वाले लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। व्यूअर्स 1948 में इसराइल जब से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ है, वो अरबों से अपनी 3 जंगों में फ़तह के नतीजे में फ़लस्तीनियों को उनके अपने ही देश से बेदखल करता हुआ और धकेलता हुआ गाज़ा की इस छोटी सी स्ट्रिप तक ले आया है, जहाँ फ़लस्तीनी इसराइल की मर्ज़ी के बग़ैर सांस भी नहीं ले सकते। सादा लफ्ज़ों में गाज़ा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल है, जहां फ़लस्तीनी ना अपनी मर्ज़ी से एंटर हो सकते हैं और ना ही इसराइली परमिट के बगैर एग्ज़िट। और अब तो इसराइल मानो कि उनसे इस जेल में रहने का हक़ भी छीन लेना चाहता है। और दोस्तों इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों को उनके प्यारे जिस तरह इज्तमाही कब्रों में रैंडम प्लेसेस पर दफनाते हुए नज़र आते हैं, उन इमेजेस और वीडियो क्लिप्स को मैं यूट्यूब प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ दिखा नहीं सकता, मगर वो क्लिप्स किसी भी इंसानियत दोस्त दिल को दहलाने के लिए काफ़ी हैं। आज जबकि इसराइल ने गाज़ा के मुसलमानों के लिए खुराक, पानी, ईंधन और अद्वियात की गाज़ा में सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, वहीं उसके हेलीकॉप्टर्स आज गाज़ा में पम्फलेट गिराते रहे, जिन पर फ़लस्तीनियों के लिए मैसेज लिखा था कि वो अगले 24 घंटों में शुमाली गाज़ा का सारा इलाका खाली करके साउथ में शिफ्ट हो जाएं और उस वक़्त तक वापस ना आएं जब तक कि वो हर एक बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद करके हमास के मिलिटेंट्स तक नहीं पहुंच जाता। दोस्तों इस वक्त दुनिया जबकि 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है, अमेरिका और बरतानिया जो अपने बहरी बेड़े लेकर, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं, इलाके के समुद्रों में पहुंच चुके हैं, तो वहीं मुस्लिम ममालिक महज ओआईसी का इजलास बुलाकर मज़म्मती करारदादें पास करने में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ रूस के सदर ने भी चेचनिया के कमांडर से मुलाकात करके अमेरिका और इसराइल को ये पैगाम दिया है कि वो भी चेचन फाइटर्स की फ़ौज उनको काउंटर करने के लिए किसी भी वक्त इलाके में भेज सकता है। व्यूअर्स मशरिक़ वस्ती का ये इलाका इस वक्त इसराइल और हमास के साथ साथ बड़ी ताकतों का बैटल फील्ड बनता नज़र आ रहा है। अमेरिका, बरतानिया और रूस जैसी पावर्स जो वर्ल्ड वार 2 के बाद ख़ुद यूएनओ की तश्कील देते हैं और इसी यूएनओ की अम्ब्रेला के नीचे 1948 में फ़लस्तीनी सरज़मीन के लिए 2 नेशन पार्टीशन फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके तहत 55% सरज़मीन इसराइल की और 45% लैंड एरिया फ़लस्तीनियों का होगा,
خود کبھی اسرائیل کو اس فارمولے پر عمل درآمد نہ کرا سکے، بلکہ اس کی غیر قانونی اور ناجائز انیکسیشن میں اس کا ساتھ دیتے رہے۔ نتیجے کے طور پر فلسطینی مسلمان گازہ اسٹرپ کی ایک چھوٹی سی پٹی اور ویسٹ بینک کے چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئے، اور اس ظلم اور ناانصافی کے نتیجے میں پی ایل او، حماس اور حزب اللہ جیسی جماعتیں تشکیل پاتی رہیں، جو اس واقعے کی طرح انصاف نہ ملنے پر ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی ملیٹنٹ کارروائیاں کرتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل کے 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی بچا ہے، اور اگر وہ غازہ پر نان سٹاپ بمباری کرتا ہے اور یہ طاقتور ممالک امریکہ اور برطانیہ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ممالک اور حزب اللہ فلسطینیوں کا اور حماس کا ساتھ دینے اور اس انسانی المیوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر یہ سب اسرائیل پر شام، لبنان اور مصر کی طرف سے اٹیک کرتے ہیں تو دوسری جنگ عظیم کی طرح الائنسز اور ایکسس جیسے بلاکس بن جائیں گے، اور دنیا جو کووڈ-19 اور رشیا یوکرائن وار جیسے کرائسس سے ابھی سنبھل نہیں پائی، تھرڈ ورلڈ وار کا شکار ہو سکتی ہے۔ دوستو، کامنٹ میں آپ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ ان واقعات کا انجام کیا دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ورلڈ پاورز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور فری کین کو UN جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کو کسی تیسری ورلڈ وار سے بچانے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اس کی ریزولوشن پر عمل درآمد کی پابند کرنے پر مجبور کر کے اپنا ان بائسڈ اور جسٹیفائیڈ رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ دنیا میں سب انسان امن اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔